Affidavit was misplaced, and I'm very glad that the Supreme Court found as well. Now we look forward, and I'm also very glad that the Honorable Chief Justice has indicated that this will be held on a day-to-day basis, which means that we hope the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. You had said the similar tweet also. Do you feel? I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very, very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. उमर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डे टू डे बेसिस पे इसकी हेयरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होगी, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, उन्होंने उस पर अपना रिएक्शन दिया, वो ये कहती है कि हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कलेक्टिव कॉन्शियंस की तरह की बात की जाए। आप कितने पुरुमीद हैं आप कितने पुरुमीद हैं कि जो जिस तरह से हियरिंग जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। तो मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर साहब, मेरे सवाल के तो मैंने ही कहा था, आपसे पूछा था कि आज आपके चेहरे पर अलग सी स्माइल दिख रही है कि सुरेंद्र चौधरी आपके साथ आके पार्टी को ज्वाइन किया, इसलिए आपकी ज्यादा खुशी थी कि भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किया था। दोनों चीजों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूं कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरे कुछ सारी चीजें हैं। भाजपा हमेशा कहती थी एनसीपीडीपी और कांग्रेस को कि इनमें परिवारवाद चलता है, पर आज सुरेंद्र चौधरी जी ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि परिवारवाद और करप्शन भाजपा में ही चलता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मां सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के, जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज को कबूल करते हैं। कहते हैं ना, हम एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब इसमें एतराज किस बात का? अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते? उन कंपनियों में करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पे लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक खानदान से ताल्लुक रखता हूं, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है? मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता? मेरा हक है, मैं ले रहा हूं। लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। You said that the democracy fails to reach Jammu and Kashmir. You don't see that this is a healthy democratic sign. The Supreme Court is listening to your petition and they will be deciding on that basis on day-to-day basis. Is this in democracy? Supreme Court is in Delhi. Democracy is functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country.
Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, 1. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats, where it hasn't happened in the rest of the country, 2. The way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? अब्दुल सर, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा था। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, उसका जो जिम्मेवारी है वो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है। बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने आप पर। ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ डीजी में, जो बुधल में हुआ उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूं, मैं अपने जिम्मे लेता हूं। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूं। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन? मैं हुकूमत में हूं नहीं, ना पीडीपी है ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40? उसके लिए कसूरवार कौन? उसी आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन, हम भी सुनना चाहते हैं। सर, भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आप पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार का भला चाहिए तो उनको वोट कीजिए, अगर अपने बेटों और बच्चों का भला चाहिए हमें कीजिए। आपको लगता है ये जो नहीं, सॉरी, एक बार फिर बताएं, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री का सुना नहीं था। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, इट्स अ पर्सनल कमेंट ऑन योर फैमिली। ही सेड कि अगर आपको अब्दुल्ला परिवार का भला करना है तो अब्दुल्ला परिवार को वोट कीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कीजिए, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को और बेटों को करना है तो आप हमें कीजिए। अब ये पर्सनल कमेंट की जो पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं है इससे। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज्यादा है। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज नहीं, वो करें। उमर साहब, और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। लोग उसमें फैसला करेंगे उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन कराइए, नतीजा आपके सामने होगा। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, आप चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटे की। किस तरह से आप देखते हैं सर? आप अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने। करे ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते 50 पार तो करे ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में मैं कहूं ना मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पे उतरू ही ना। मैंने बैट नहीं पकड़ा, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं दी जा रही है या इलेक्शन कराने के लिए। इजाजत मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, आ जाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू। लास्ट वन। उमर साहब 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष हो रहा है? अभी 17-18 तारीख को बैंगलोर में भी मीटिंग हो रही है, आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष देखना, मैंने कभी महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया, ना मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे बुलाया गया, उस मीटिंग में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अगर विपक्ष की उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगी? किस लिए? एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन आप पहले से ही चाहते हो कि इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और हम आपके सामने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल दें, ये कोई जर्नली का कोई मतलब ये दिखता नहीं है। हम अपने जो कार्ड्स जो है बिल्कुल अपने छाती से दबाए रखेंगे, जब खोलने होंगे हम खोल के आपके सामने रखेंगे।